मुझे ट्रक चलाने का बहुत ही शौक था। मैं जब होश संभाला तो मैं ट्रक के सपने देखा करता था। मेरे आस पड़ोस में 2-3 ट्रक चलाने वाले लोग, और जब वो अपने ट्रक लेके आते थे ना, तो मैं उनसे कहता था कि आप मुझे अपने ट्रक पर बिठा लो। वो मुझे डांट के भगा देते थे। हालांकि पड़ोसी ही थे, और तब मैं अपनी माँ से जाकर उनकी शिकायत करता था, और तब माँ उनसे जाकर के गुस्सा करती थी कि मेरे बेटे को ट्रक पर नहीं बिठाया, क्या घट जाता। और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, और तब मैं खुद अपना ट्रक खरीदूंगा, खुद अपना ट्रक चलाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बड़ा तो मैं जरूर हो गया था, लेकिन मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं थी। और तब ये सपना मेरा टूटता हुआ जरूर लगा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं सपने देखना बंद किया था। मैं सपने देखा करता था कि मैं एक दिन जरूर ऐसा आएगा, समय आएगा, वक्त आएगा, तब मैं अपना ट्रक खरीद लूँगा। अब मैं करीब 26 साल का हो चुका था। मेरी शादी ब्याह की तैयारी हो रही थी और रिश्ता वगैरह सब कुछ, डेट वगैरह फिक्स हो चुका था, और मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा था। लेकिन अपना ट्रक नहीं, दूसरे का ट्रक। मैं अपने ही गांव के मोहन भाई के ट्रक पर काम कर रहा था। मोहन भाई भी अच्छे खासे ट्रक ड्राइवर थे। बड़ा अच्छा उनका रोड का अब एक्सपीरियंस था, और उनके साथ ही मैंने काम करना सीखा था। वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। हर एक बात मुझे गहराई से समझाते थे, हर एक चीज़ को मुझसे शेयर करते थे। हाँ, टाइम तो ज़रूर लगा था उनके साथ काम करने में। मुझे शुरू में लगा था, जब मैं ट्रक पर काम करने गया था, कि मैं शायद ट्रक चला नहीं पाऊंगा। दूर से तो देखने में ट्रक बड़ा आसान लगता था, लेकिन जब उनकी बारीकियां समझने लगा, रोड की दुश्वारियां देखने लगा, तब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मोहन भाई कहते कि तेरे बस का नहीं है ट्रक चलाना, तू जा अपने घर में बैठ, कोई और काम कर ले। लेकिन यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अब मैंने कहा कि मोहन भाई, मैं ज़रूर सीखूंगा ट्रक चलाना। और आज मैं ट्रक ड्राइवर था। मैं बताया ना कि मैं अच्छा ड्राइवर बनने का हमेशा कोशिश करता था, और मैं बन भी चुका था। लेकिन मोहन भाई जो थे ना, जब वो बैठते थे, मैं एक चीज़ उनको बारे में बताना भूल गया। वो भूत प्रेत से बहुत ही डरा करते थे। उनके साथ में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा हुआ था। जब वो किसी प्रदेश में जा रहे थे, तब एक सवारी को बिठा लेते हैं। सवारी एक औरत होती है। उनको लगा कि रात का सफ़र है, बात करते हुए रास्ता कट जाएगा। लेकिन जब आधी रात होती है और वो सवारी देखने में एक महिला होती है, उससे बातचीत करते जाते हैं। अचानक वो महिला चुड़ैल के रूप में नजर आती है, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाए थे। ट्रक से चलती हुई ट्रक रोकते हैं, और फिर ट्रक छोड़ करके भाग जाते हैं। पास में एक मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ पर सारी रात बैठ करके उन्होंने रात बिताया था। और जब सुबह हो गई, जब अपने ट्रक के पास में आए, तो वो महिला उनको किसी भी रूप में नहीं दिखी। और तब से किसी महिला या किसी पुरुष को लिफ्ट तो देते ही नहीं थे। बिल्कुल मना कर देते कि नहीं भाई, मैं किसी को बिठाऊंगा नहीं अपने ट्रक में। क्या पता जो ये पुरुष बैठ रहा है, कोई लड़का बैठ रहा है, कहीं फिर ये भूत प्रेत न बन जाए। जैसे उस रात को मेरे साथ में घटना घटी थी, दोबारा न घट जाए। भूत प्रेत से उसके बाद वो डरने लगे थे, और यही डर था कि उनको नशे की तरफ ले भी गया था। नशे के आदी बनते जा रहे थे। पूरा दिन भर तो अच्छे ढंग से ट्रक चलाते थे, लेकिन जब रात हो जाती थी, 9-10 का समय हो जाता था, तब वो ट्रक का सफ़र रात को बिल्कुल नहीं करते थे। किसी ढाबा पर, किसी सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ हो और भी लोग हों, वहाँ पर ट्रक रोकते थे। इसके बाद उनको जाना तो नहीं था, छक करके दारू पीना, खाना खाना, फिर सो जाना। जब सुबह उनकी आँख खुलती थी, तब अपना सफ़र तय करते थे। मैं उन्हीं के ट्रक पर काम कर रहा था। मैं बताया ना आपको, वो बड़े अच्छे ड्राइवर थे, अनुभवी ड्राइवर थे। मुझे ट्रक की बारीकियाँ बहुत सिखाए थे, और वो भी बताते थे कि देख, इस रोड पर रात को हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर भूत प्रेत के बारे में सुना हूँ। मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, मैं बिल्कुल डरता नहीं था।
हाँ, बचपन या जवानी में कहूँ, मेरे साथ में कुछ अजीबोगरीब जरूर हो रहा था। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। वो आवाज़ें कभी कभी इतनी कानों में शोर करने लगती थी कि मैं माँ के पास दौड़ता जाता था कि माँ, ये मेरे कानों में शोर सुनाई दे रहा है। दिखाई कुछ नहीं देता था। माँ को लगा कि बस ऐसे ही है, नॉर्मल सी बात है, सही हो जाएगी। लेकिन वो तकलीफ़ धीरे 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 अब ज़्यादा ही बढ़ गई थी। अब मुझे वो आवाज़ कभी हंसी के रूप में, कभी औरत रो रही हो, ऐसा मुझे आवाज़ सुनाई देता था। जबकि मैं अपने घर में रहा करता था, ऐसा कोई माहौल ही वहाँ नहीं होता था। तब माँ को चिंता सताने लगी थी। अपने गुरुजी के पास में ले गई, पूरी कहानी बताई थी कि गुरुजी, मेरे बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है। तब गुरुजी ने बताया था कि हो सकता है इसको भूत प्रेत दिखाई देते हो। मुझसे कई सवाल गुरुजी ने पूछा था कि बताओ विजय, तुमको कोई ऐसा चीज़ देखता है जो बिल्कुल अलग हो? ये आवाज़ तुम्हें कैसी सुनाई देती है? तब मैं बताया कि देखिए, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आवाज़ें कभी हंसने की, कभी रोने की, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो, ऐसी आवाज़ें मुझे ज़रूर सुनाई पड़ती है। कभी कभी जैसे दो चार लोग आपस में बैठ कर के बातें कर रहे हो, ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। तब गुरुजी कहने लगे, चिंता की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ हम सही कर देंगे। झाड़ फूक करते हैं और कहते हैं कि अब एक दो बार और चक्कर लगाना और तब तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 4 बार नहीं, कम से कम 8 बार मेरी माँ गुरुजी के पास लेके गई थी, लेकिन कोई रिजल्ट निकला नहीं था। तब गुरुजी कहने लगे कि देखो, इसको शरीर में ही ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, इसको हम या कोई और तांत्रिक इसको भगा नहीं सकता। ईश्वर का वरदान है, इसको भूत प्रेत दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ। इसको तो भूत प्रेत दिखाई देना चाहिए था। इसके शरीर बहुत ही अजूबा है। ये जो सिलसिला चल रहा है खुद ही अपने आप रुक जाएगा, घबराने की बात नहीं है। गुरुजी हमें भी, मेरी माँ को भी समझा बुझा करके भेज दिए थे। उन्होंने बोला था कि कोई तुम्हारे सामने तो नहीं आता। तब मैं कहता हूँ नहीं गुरुजी, ऐसा मुझे महसूस नहीं होता है, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं डरावनी सपना जरूर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक रोड के किनारे हूँ, एक यहाँ पर घर रोशनी से भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ हलचल होती है। अब मैं उस रोड पर कैसे आ जाता हूँ मुझे पता ही नहीं लगता है। अब मैं उस घर में चला जाता हूँ। घर में जाने के बाद जो मैं देखता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ। देखता हूँ कि एक खूबसूरत लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है, मुझे आता हुआ देख रही है। फिर जैसे ही देखती है मुझे बुलाने लगती है। मैं उसके पास ना जाने क्यों चला जाता हूँ। अब फिर जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ती है, उसका रंग रूप सब कुछ बदलने लगता है और उसी वक्त मेरी आँख खुल जाती है। गुरुजी कहने लगे, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, हर इंसान कभी ना कभी डरावना सपना देखता है, इसलिए तुम भी देखे हो, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे ये सब कुछ बंद हो जाएगा, इसमें कोई तंत्र मंत्र अब काम नहीं करेगा। मैं भी समझ चुका था, मेरी माँ भी समझ गई थी कि ये अपने आप ही होगा। उम्र जैसा बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे परेशानियाँ, जो सुनने की मेरी दिक्कत थी, बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वो बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई नुकसान अभी तक हुआ नहीं था। ऐसा मुझे अभी तक जरा भी डर कोई ऐसा ही मुझे महसूस नहीं हुआ था। मेरे लिए अब सामान्य सी बात हो गई थी। ये घटना जब भी होता था रात के समय, शाम को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे के बीच में कभी भी हो सकता था। जब होता था तो कानों में धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई पड़ती थी। इसके बाद हंसी, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें मुझे साफ नज़र आने लगती थी, मतलब महसूस होने लगती थी। लेकिन कोई भी भूत प्रेत का साया मैंने अभी तक देखा नहीं था। अब इसके बाद मैं ऐसे घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। मुझे लग रहा था कि भूत प्रेत ज़रूर होते हैं, तभी तो ये मेरे कान में आवाज़ आती है। लेकिन मेरे गुरुजी कहना था कि तुझे अभी तक कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया है। आज जिसको ये गिफ्ट मिलता है, भगवान जिसको ये गिफ्ट देते हैं, उसको भूत प्रेत तो छू भी नहीं सकते।
ना उसको टच कर सकते हैं, ना उसको कोई परेशानी में डाल सकते हैं। बेफिक्र रह बेटा, तेरे साथ में कुछ भी नहीं होगा, डरने की आवश्यकता ही नहीं। तब बड़ा हम आराम से इस बात को समझ गए थे। अरे अब क्या फिक्र, अब क्या चिंता, हमारे पास भूत प्रेत तो नहीं आएगी। मेरे पास भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान कर दिया है, मुझे डरने की क्या जरूरत थी। जरूरत से ज़्यादा मैं निडर रहता था। अब मैं कहूँ ना, जहाँ पर मेरे मोहन भाई साहब, जो मेरे ड्राइवर थे, बड़े ड्राइवर थे, उन्हीं के ट्रक पर काम करता था। वो कभी कभी ऐसे रोड पर जाने से हिचकते थे, डरते थे। कहते थे कि देख विजय, इस रोड पर हम जाएंगे नहीं। मुझे पता है, मेरे साथियों ने बताया है कि इस रोड पर आगे भूतहा जगह है और वहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत नजर आएंगे, हम नहीं जाएंगे। तब मैं उनको कहता कि आप ठीक है, आप हट जाओ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन वो इतना डर जाते थे, चलने का नाम ही नहीं लेते थे, ढाबे पर रुक जाते थे। कहते थे कि विजय आज रात हम यहीं गुजारेंगे। जब वो दारू पीना शुरू करते थे तब उनको जोश आने लगता था। फिर कहते मैं किसी भूत ऊत से नहीं डरता हूँ, मैं भूत को देख लूँगा। नशे में होते थे। कई बार मुझे कहते थे कि अब चल तू ट्रक चला, मैं ट्रक के पिछले हिस्से में बैठूंगा, जब भूत तुझे दिखाई दे तो मुझे बता देना। अब वो डरते भी थे, जब नशा कर लेते थे ना तो अपने आप को शहंशाह समझ लेते थे। उनको लगता था कि भूत प्रेत उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, जबकि वो भूतों का भुक्त भोगी थे। उनके साथ में जो घटना मैं आपको बताया था वो हो चुका था। ऐसे ही एक सफर पर हम थे, मैं और मोहन भाई साहब, राजस्थान में ही थे। साल था 2005 का। बड़े इत्मीनान से हम हंसी मजाक करते हुए और अपने सफ़र की तरफ निकल रहे थे। अभी जो हमारा सफ़र था ना, रात भर का था। रात भर का सफ़र मैं तो पूरा करना चाहता था। मेरी अब शादी होने का सब कुछ डेट वगैरह फिक्स होना था। लड़की वाले भी दोबारा मुझे देखने के लिए आ रहे थे। अब मैं जल्द से जल्द ये सफ़र तय करके घर पहुंचना चाहता था और मैं अपने मोहन भाई साहब को बता दिया था कि हम जल्द से जल्द माल को गोडाउन में उतारेंगे और इसके बाद हम वापसी के लिए चल पड़ेंगे। मोहन भाई साहब बिल्कुल रेडी हो चुके थे। कहने लगे ठीक है, हम चलेंगे, रात में ही सफ़र करेंगे। लेकिन जब हम ढाबे पर रुकते हैं, 10 बजे के आसपास भूख लगी हुई थी। इसके बाद मोहन भाई साहब हमेशा ढाबे वाले से बात करते थे, उनसे पूछा करते थे कि भाई साहब बताओ, आगे ये जो रोड है साफ सुथरा है ना, इस पर भूत प्रेत का कोई साया तो नहीं है। कई ऐसे ढाबे वाले थे जो बिल्कुल मना कर देते कि नहीं भाई साहब, हमने तो भूत प्रेत कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन वो इतना में चुप नहीं रहते। जो भी वहाँ पर ट्रक खड़ा होता था, उनके ड्राइवरों से जाके मिलते थे, पूछते थे कि भाई इस रोड पर रात को जाना सही रहेगा। तब ड्राइवर कहते थे कि हाँ भाई, हम भी तो जा रहे हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपना हिम्मत तोड़ देते और कहते कि नहीं विजय, आगे नहीं जाना है, आज हम इसी ढाबे पर रुक जाएंगे। और उस जगह पर जहाँ हमने खाना खाने के लिए रुके थे, रात का 10 बज चुका था। मोहन भाई साहब भी भूखे थे और मैं भी भूखा था। जैसे ही हम ढाबे के पास जाते हैं, मैं हाथ पैर धो करके चारपाई पर बैठता हूँ और वो आदत के मुताबिक ढाबे वाले के पास चले जाते। मैं जानता था कि यही पूछेंगे कि इस रोड पर आगे भूत प्रेत तो कोई दिखाई नहीं देते। आदत से मजबूर थे। वो ढाबे वाले ने क्या कहा उनसे मैं तो सुन नहीं पाया था। और जब वो आते हैं ना, तब मुझे कहते हैं विजय, ये काम कर, मेरा थैला उठा ला। थैला में क्या था मुझे अच्छी तरह से पता था, दारू रखा करते थे। मैं कहने लगा कि आगे का सफर करना है, आप दारू पिएगे तो फिर हम चलेंगे कैसे। तब कहते हैं विजय, जान रहेगी ना तो दोबारा तुम्हारा शादी हो जाएगी, जान ही नहीं रहेगी तो तुम शादी कैसे करोगे। अरे भाई, मैं पता कर लिया हूँ, आगे का जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक है। मुझे अब उस टाइम में बहुत गुस्सा आ रहा था मोहन भाई साहब पर। उन्होंने वादा किया था कि हम ये सफ़र ख़त्म करके रात में ही और सुबह हम अपने घर की तरफ लौट पड़ेंगे। लड़की वाले आ रहे थे मुझे देखने के लिए, और उस टाइम में ना रहूं तो फिर दिक्कत परेशानी का सामना हो सकता है। मैं बड़ा नाराज़ हो गया था, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था।
गुस्सा तो आया था। एक बार मैं मना भी कर दिया कि ऐसा है भाई साहब, दारू नहीं पीना है, आप खाना खाइए, मैं भी खाना खाता हूँ, आप फिर हम सफ़र पर चल पड़ेंगे। लेकिन वो कहने लगे, पागल है क्या, हमें मरना है क्या? अरे तेरी शादी होगी भाई, बिल्कुल होगी। अरे हम चलेंगे सुबह में, और सुबह में चलेंगे, शाम तक घर वापसी आ जाएंगे। लेकिन मैं भी जिद पकड़ लिया था। मैं कहने लगा, देखो भाई साहब, चलना तो रात में ही है, मैं शाम तक घर नहीं पहुंचना चाहता हूँ, उससे पहले दोपहर तक पहुंचना चाहता हूँ। और जब हम यहाँ पर सो जाएंगे फिर हम सफ़र को कैसे पूरा करेंगे? नहीं, आप दारू नहीं पियोगे। लेकिन तब वो मुझ पर नाराज हो जाते हैं, तू मेरी हुक्म को नहीं मानता, मैं तेरा उस्ताद हूँ, मैं तुझे सब कुछ सिखाया हूँ, और तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है, ये ठीक नहीं है। नाराज हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि चलो अब बात को मान ही लेते हैं, जब दारू पी लेंगे तब इनका रंग ढंग बदलने लगेगा, और तब मैं मौके देख करके बात को छेड़ दूंगा कि चलना चाहिए, कोई भी भूत प्रेत हमारे पास नहीं आएगा। और मैं जा कर के बैग उठा ले आता हूँ और उसके बाद दारू पीना शुरू कर देते हैं। एक बार जब बोतल पकड़ ली, छोड़ते नहीं थे। खाना भी खा रहे थे, पैक भी लगा रहे थे, मैं भी भूखा था तो मैं भी खाना खा रहा था। भरपेट खाना खाने के बाद उनकी भी दारू खत्म हो चुकी थी, और वो हाथ पैर धो करके उसी चारपाई पर जिस पर हम लोग खाना खा रहे थे, अलग अलग चारपाई पर, उसी चारपाई पर लेट गए। देखते ही देखते खराटे मारने लगे। ऐसा ही किया करते थे, जब नशा चढ़ जाता था, पेट में भोजन चला जाता था, तो उनको नींद आ जाती थी। लेकिन मैं समय देख रहा था, मैं समय का इंतजार कर रहा था। आधा घंटा, 1 घंटा, जब 11 बज गया, तब मुझे लगा कि बस यही टाइम है उनको उठाने का। अब मैं उनको जगाता हूँ, हड़बड़ा के उठ जाते हैं। जब भी उठते थे ना, वो डरी हुई हालत में, कहाँ है भूत, किधर है भूत, ऐसी हालत में हंसी छूट जाती थी। तब मैं कहता हूँ, कहाँ है भूत, हम लोग तो इसी ढाबे में हैं, आगे के सफ़र तय करना है, कोई भूत वूत नहीं है, मैंने ढाबे वाले से पता कर लिया है, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे पूछ लिया है, कहीं पर भूत का तो पता नहीं है, हमें सफ़र तय करना है, आप तैयार हो ना? तब उनका रंग बदलने लगता है। मैं जानता हूँ कि दारू पीने के बाद जब एक दिन सो लेंगे और जब उठेंगे तब वो शेर बन जाते हैं। कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, चल फिर, तू तैयार है ना? मैं कहने लगा, हाँ मैं तैयार हूँ। कहने लगे, ड्राइविंग तो तू ही करेगा, मैं तो पिछली सीट पर आराम से सोऊंगा, और देख होशियारी से भूत वाले रास्ते पर लेकर मैं बिल्कुल मत चलना। वो डरते भी थे और शेर भी बन जाते थे, दोनों उसमें उनमें खासियत थी। हाँ, मुझे कभी कभी उनकी ये हरकत देख करके हंसी भी आती थी। मैं अपने हंसी रोक नहीं पाता था, लेकिन मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था, इज्जत करता था, तो मैं हंसी तो अब उनके सामने हंसी नहीं पाता था। लेकिन जब अकेले में होता था तो वो जब सीन याद आता था तो मैं दिल खोल करके हंसता था। तैयार हो गए थे, कहने लगे, चल फिर, देरी किस बात की। अब इसके बाद क्या था, ट्रक में हम दोनों लोग सवार होते हैं, और वो अपना आदत के अनुसार ड्राइविंग सीट पर बैठते नहीं हैं, और दारू पी के कभी वो ट्रक चलाते भी नहीं हैं। वो कहते थे कि देख, नशा करके कभी भी ये सब चीज़ें चलाना नहीं चाहिए, और वो पिछली सीट पर जा करके लेट जाते हैं। और कहते हैं, होशियारी से भूत वाले रास्ते में लेकर मत चलना। मुझे रास्ता पता था, हम उस रोड पर आते जाते रहते थे, ऐसी घटना मैंने कभी सुना नहीं था। हमें भूत प्रेत से डरता नहीं था। गुरुजी का कहना था कि तुमसे दूर भूत भाग जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारे में वो काबिलियत है, तुम्हारे में वो शक्ति है, तुम्हारे शरीर में है। अब मैं बड़ा बेफिक्र रहा करता था। मुझे लगता था कि अब हमारे पास में कोई भूत प्रेत बिल्कुल नहीं आएगा, गुरुजी ने बोला हुआ है। अब उसके बाद मैं ट्रक दौड़ाने लगता हूँ। अब रात का समय, बिल्कुल रोड खाली, कभी कभी इक्का दुक्का कोई वाहन जल्दी से गुजर जाता था, और इसके बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। और वो अंधेरी रात भी थी, अमावस की काली रात थी। मुझे इस बात का जानकारी नहीं थी। मैं भूत प्रेत पर जरूर यकीन करता था, लेकिन डरता तो नहीं था। सफ़र मेरा जारी था। कभी कभी जो मोहन भाई साहब थे, पीछे से जब उनकी नींद खुलती थी, कहाँ आगे गुदाम आ गया क्या? तब मैं कहता कि नहीं भाई साहब, अभी सोते रहो, हम सुबह गोदाम में पहुंचेंगे, अभी तो आधी रात है। तब वो बड़बड़ाते थे,
भूत वाले रास्ते पर मत ले जाना, भूत वाले रास्ते पर मत ले जाना। मैं उनकी बात सुनकर के मन ही मन मुस्कुराता रहता था। अभी तक हमारे सामने में तो ऐसे कोई किस्सा हुआ ही नहीं था। अब इसके बाद जो सफ़र है ना, एक ऐसी जगह से अब वो सड़क निकलती है जिसके दोनों तरफ में जंगल ही जंगल, कीकर के जंगल, ऐसा ही जंगल राजस्थान का अब वो ऐसे ही एरिया था। और दूर दूर तक गांव, कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। हम ही ऐसा थे, मुझे लग रहा था कि हम रात में ट्रक चलाते हुए जा रहे हैं। हाँ, जब एक जगह हम पहुंच जाते हैं ना, एक घुमावदार मोड़ होता है। अब मोड़ जो होता है थोड़ी ही दूरी पर जाकर के एक चौराहा सा नजर आता है। जब हम उस मोड़ को पार कर लेते हैं और इसके बाद चौराहा जब सामने नजर आता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। वहाँ पर मैं साइन देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस जगह पर मुझे साइन दिखता ही नहीं है कि ये रोड कहाँ जा रहा है, हमें कौन से रोड पर चलना था। दिन के टाइम में तो मैं आराम से निकल जाता, लेकिन उस रात मुझे ना जाने क्या हुआ था। ऐसा लगा कि मैं रास्ता कहीं भटक ना जाऊं। रास्ता पूछने के लिए कोई इंसान तो चाहिए, लेकिन कोई इंसान मुझे दिखाई नहीं देता है। और सामने में एक घर दिखाई दे रहा था। उस चौक के पास में बिल्कुल अकेला घर, खेतों के साइड में बना हुआ, और एक अकेले घर में रोशनी नजर आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पर जब एक घर है तो और भी घर होना चाहिए। अंधेरा होने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ट्रक तो रोक लिया था। उस्ताद जी बेफिक्र नींद का मजा ले रहे थे। कभी कभी वो जरूर बड़बड़ाते थे, पहुंच गए क्या, भूतों वाला रोड से बिल्कुल मत लेके चलना। मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता था। मैं उनको जगाना उचित नहीं समझा। मुझे लगा कि कुछ देर हमें इंतजार कर लेना चाहिए, कोई साधन आएगा और तब मैं सही रास्ता को और जानकारी ले लूँगा। अब मैं उसी रास्ते पर बढ़ूँगा। रात का टाइम है, एक बार रास्ता भटक जाने पर हम सैकड़ों किलोमीटर आगे भटक सकते हैं। ऐसा मैं करना नहीं चाहता था। लेकिन जब वहाँ पर कोई साधन, कुछ और चीज़ नज़र नहीं आती है, तब मैं थोड़ा परेशान होने लगता हूँ। और उसी टाइम एक बूढ़ा आदमी रोड पर चलता हुआ छोटा सा डंडा लेकर के आता हुआ दिखाई दिया। और वो जो घर था ना, उसी साइड में। मैं देख ही नहीं पाया था कि उस घर से आया है या कहीं और से, लेकिन जब उसको देखता हूँ तो मैं मन ही मन खुश हो जाता हूँ। जल्दी से मैं ट्रक से नीचे उतरता हूँ, बूढ़े आदमी के पास जाता हूँ और उनको अदब से बात करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और वो मेरी तरफ देखते रहते हैं, मुझे नीचे से लेकर के ऊपर तक घूर के देखते हैं, जैसे उनके सामने में कोई अजूबा खड़ा हूँ। और तब मैं कहता हूँ, चाचा मैं थोड़ा रास्ता आपसे समझना चाहता हूँ, मुझे उस गोदाम पर जाना है, कौन सा रास्ता अब जो गोदाम तक पहुँचेगा। फिर मुझे वो नीचे से ऊपर तक देखना शुरू करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। और तब मैं कहता हूँ, चाचा आपको गोदाम का रास्ता पता है, कौन सा रास्ता है, अगर आपको जानकारी हो तो बता दो। वो फिर घूरना शुरू करते हैं नीचे ऊपर। मुझे थोड़ा झल्लाहट हो रही थी, ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा मुझ में क्या देख रहे थे। और तब उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उंगली का इशारा कर देते हैं और फुसफुसाते हैं जैसे अपने आप में बात कर रहे हो। वो जो घर खुला हुआ है ना, जहाँ पर रोशनी है, वहाँ पर चले जाओ। वो घर में कोई ना कोई होगा, तुम्हें रास्ता बता देगा। मुझे रास्ते की जानकारी नहीं है, तुम उस घर में चले जाओ, वहाँ पर पता कर लेना। हाँ, उसके बाद मैं उनसे पूछ ही नहीं पाया था। वो आगे की तरफ चलते जा रहे थे। हाँ, कुछ ही देर में वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे गहरा अंधेरा था, अंधेरे में वो कहीं आगे निकल गए। अब मुझे वो बता के गए थे, फुसफुसा के गए थे। अब मैं उसी घर की तरफ चल पड़ता। रोशनी भरपूर थी उस घर में, लग रहा था कि अभी भी लोग इसमें जाग रहे हैं। कुछ ऐसी आवाज़ें मुझे सुनाई दी थी जैसे कोई बर्तन खड़क रहा हो, ऐसे मुझे आवाज़ बिल्कुल अपने कानों में महसूस हुई थी। अब मैं उस दरवाजे पर चला जाता हूँ। दरवाजे की अब मैं दस्तक देने लगता हूँ, लेकिन ऐसा कोई आवाज़ आने की सुनाई नहीं दे रही थी। 2-4 बार मैं दरवाजे पर दस्तक दे दिया था। अब बोला भी कि देखिए मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटकने का, अब मुझे अब रास्ता सही चाहिए, मुझे सही रास्ता पर जाना है, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, आप मुझे रास्ता बनाने का कष्ट कीजिए।
लेकिन कोई भी दरवाजे के पास में नहीं आता है। मुझे लगा कि अब क्या करूं। मैं उस अंकल की तरफ देखने लगता हूं। अंकल तो अंधेरे में गायब हो चुके थे और उन्होंने फुसफुसा के बोला था कि इस घर में चले जाओ, वहां पर तुम्हें बता दिया जाएगा। मतलब सही ठिकाने पर भेजे थे और घर में रोशनी भरपूर थी। एक बार मैं फिर दरवाज़ा पीटता हूँ। मुझे लगा कि शायद लोग सो गए होंगे। जोर से दरवाज़ा पीटता हूँ तो दरवाज़ा जैसे ही उस पर अब कड़ा प्रहार होता है और वो दरवाज़ा का पल्ला खुल जाता है। मंदर अंदर से वो दरवाज़ा बंद ही नहीं था, कुंडी लगी नहीं थी। हाँ, तभी तो जैसे मेरे हाथ का दबाव पड़ा, जोर से ही मैं दरवाजे को थपथपाया था तो दरवाज़ा का एक पल्ला खुल जाता है। अंदर में देखता हूँ ना, अंदर में भी रोशनी अच्छी खासी थी। मतलब उस घर में लोग थे, लेकिन कहाँ थे, आधी रात हो चुकी थी, ये तो मुझे पता नहीं था। शायद अपने कमरे में नींद के मजे ले रहे होंगे। हाँ, तब मैं खुले दरवाजे से चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, कोई है इस घर में? मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे एक सही रास्ते की जानकारी चाहिए थी। आप लोग मेरी मदद करो, हम ट्रक ड्राइवर हैं। उसी वक्त एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई नींद से जागा हो, सोते सोते उठा हो। पलंग चरमराने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दरवाज़ा खुलता है। अब फिर छन 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 पाजेब की आवाज़ गूंजने लगती है। जैसी आवाज़ गूंजती है मैं समझ जाता हूँ कि कोई महिला है, वही आ रही थी। मैं जब महिला को आते हुए देखता हूँ, तब मैं जो देखता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता है इस छोटे से घर में इतनी खूबसूरत महिला भी रहती होगी। एकदम अप्सरा की माफिक दिख रही थी, सोने से अब लदी हुई, सारा शरीर जैसे सोने से लदा हुआ है। कानों का कुंडल, गले में हार और पायल भी बड़े बड़े पहन रखा था, घुंघरू जिसमें बड़े बड़े लगे हुए थे। छन छन करती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। मुझे फिर उसी बूढ़े की तरह नीचे से ऊपर तक घूर के देखती है। मैं उससे कहता हूँ कि देखिए मैडम जी, हम रास्ता भटक गए हैं, मुझे इस गोदाम पर जाना है। आपके घर में कोई है, पुरुष है जो मुझे रास्ता बता सकता है? फिर वो बूढ़े की तरह दूसरी बार मुझे नीचे से ऊपर तक घूर के देखती है, जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। इतनी खूबसूरत महिला जब ऐसी नज़र से दूसरे पुरुष को देखता है, मैं तो शर्मा गया था। ना जाने मुझ में ऐसा क्या चीज़ देख रही थी। मैं शर्म से पानी पानी होने लगा था। ये खूबसूरत महिला है, इस नज़र से क्यों देख रही है? मैं कहता हूँ, मैडम जी, आपके घर में कोई पुरुष है? आप हैं तो थोड़ा जगह दीजिए ना। तब इशारा करती है, आप फुसफुसाती है जैसे बूढ़ा बोल रहा था, बिल्कुल धीमी आवाज में कहती है, अंदर आ जाओ। वो चारपाई से उठ नहीं सकती, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे। मैं समझ गया था कि शायद इस औरत का पति है जो घर में लेटा हुआ है, शायद बीमार है या कोई और बात थी। मैं कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब फुसफुसा के बोलती है, हाँ अंदर आ जाओ, चलो मैं उनके पास लेके चलती हूँ, वो तुम्हें ज़रूर रास्ता बता देंगे। इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, मैं उसको, अगर मेरे कान तेज नहीं होते तो शायद मैं पूरी बात भी नहीं सुन पाता। ऐसी धीमी आवाज़ में बोल रही थी। मैं अब क्या करता? उसी के साथ मैं उस घर के अंदर तक चला जाता हूँ। जब उसके घर के जहाँ शयन कक्ष था, जहाँ से औरत निकली थी, मैं उस घर में पहुँचता हूँ। दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। अंदर का नज़ारा देखता हूँ तो एक बड़ा सा पलंग बिछा हुआ है और उस पर एक नौजवान आदमी, उम्र लगभग 30 साल के आसपास की जरूर रही होगी। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंदर धसी हुई थी, देखने में बीमार लग रहा था, कमज़ोर इतना लग रहा था। वो मुझे देख करके खांसने लगा, इशारा से मुझे अंदर बुलाने लगा। जब उसका इशारा होता है अंदर आने का, तब मैं अपना कदम आगे बढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी गलती मैं उस टाइम कर दिया था। मैं बिल्कुल उस घर में अपना कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो गलती हो गई थी। मेरे साथ ही वो औरत भी, वो महिला भी अब घर के अंदर कदम रखती है। हम दोनों लगभग एक ही वक्त में अंदर दाखिल होते हैं। आज जैसे ही दाखिल होते हैं, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। मुझे लगा कि हवा का झोंका आया होगा, दरवाज़ा बंद हो गया होगा। मुझे पहली बार में कोई डर
भय महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि हवा का झोंका आया है, दरवाज़ा बंद हो गया होगा। मेरे घर में कुछ ऐसे दरवाजे थे, हवा का झोंका चलता था और वो दरवाज़ा बंद हो जाता था। मैं उस इंसान के पास पहुंच जाता हूं जो पलंग के पास बीमार पड़ा हुआ था। मैं पूछने लगता हूं कि मुझे इस सड़क पर जाना है, इस जो गोदाम का पता बताता हूं। तब वो मुझे घूरने लगता है, जैसे बूढ़े बाबा ने मुझे घूरा था। ये जवान महिला जो थी मुझे नीचे से ऊपर तक घूर रही थी, वैसा ही वो घूरने लगता है। और तब मैं थोड़ा अलग मूड में आ जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग जो भी हैं मुझे घूरते क्यों हैं, मुझ में ऐसा क्या छुपा हुआ है, क्या देखना चाहते हैं। और तब मैं कहता हूँ, भाई साहब मुझे क्यों घूरते हो, मुझे रास्ता बता दो। देखो मुझे अब निकलना भी है, मुझे जाना भी है। अगले पल जैसे वो चकाचौंध घर में जो रोशनी से भरा हुआ था, धीरे धीरे रोशनी अचानक गायब हो जाती है। एकदम गहरा अंधेरा एकदम से हो जाता है। पहली नज़र मुझे लगा कि बिजली चली गई है। अक्सर गांव में, शहर में भी होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहां मैं खड़ा था वहीं खड़ा रहा कि मुझे अंधेरे से अब इधर उधर कहाँ मैं जाऊंगा। तभी दो चमकती हुई आंख मुझे नजर लाती है। उसी पलंग पर लाल लाल सुर्ख आंखें मुझे दिखाई देती है और उसी वक्त फिर रोशनी हो जाती है। जैसे रोशनी होती है ना, मैं जो देखता हूँ मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जिस बूढ़ा आदमी को मैं रोड पर मिला था और वो अंधेरे के साइड में चला गया था, वही बूढ़ा आदमी उसी बेड पर जो कुछ देर पहले एक नौजवान दिख रहा था, जो बीमार दिख रहा था, वही अब वहाँ पर बैठा हुआ था। और वो नौजवान इंसान तो ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। बूढ़ा मुझे देख करके मुस्कुराने लगा। उसको खांसी आ रही थी, खांस भी रहा था, मुझे देख के मुस्कुरा भी रहा था। जब मैं नौजवान को देख नहीं पाता हूँ, पीछे मुड़ कर देखता हूँ कि आखिर नौजवान कहाँ गया। ये बूढ़ा आदमी तो हमें रोड के बाहर मिला था, इसने तो मुझे इस घर में भेजा था कि जाओ वहाँ पर कोई ना कोई बता देगा पता जहाँ तुम्हें जाना है। तो आखिर नौजवान कहाँ गया। जब मैं औरत को देखता हूँ जो मुझे लेके आई थी, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। इतनी जल्दी ये सब क्या हो गया, कैसे बदलाव हो गया, ये नौजवान से बूढ़ा कैसे बन गया। तब बूढ़ा आदमी फिर इस बार फुसफुसाता नहीं है, किसी को आवाज लगाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। दरवाजा फिर खुलता है और जो दरवाजा खुलता है, मैं उसी खूबसूरत महिला को देखता हूँ जो सोने चांदी से लदी हुई थी। उसका भी चेहरा बिल्कुल उसी तरह था और बिल्कुल उसकी आंखें सुर्ख नजर आ रही थी। देखने में सुंदर थी जैसा मैंने पहले देखा था, लेकिन आंखों का रंग बदल गया था। मैं अब समझ गया था कि मैं एक जाल में फंस गया हूं। तब मैं भागने लगता हूँ। दरवाजा मैं खोल नहीं पाता हूँ, जैसे बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हूँ। और दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बूढ़ा हंसने लगता है और वो जवान महिला वो भी हंसने लगती है। बूढ़ा कहता है कि बड़े दिनों के बाद ढूंढने के बाद आखिरकार तो नज़र तो आ ही गया है। अब जब तक हम ना चाहें इस घर से तो निकल नहीं पाएगा। जो मुझे ज़रूरत की चीज़ है, जब तक मैं तेरे शरीर से ना ले लूँ तब तक मैं तुझे जाने नहीं दे सकता है। आखिर मेरे शरीर में ऐसा क्या था। मैं खौफ में भर गया था, मुझे डर लग रहा था। मैं चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आवाज़ मेरे गले में घूट रही हो। आखिर ये मुझसे चाहते क्या थे। मैं डर जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप मुझे घर से निकाल दीजिए। मैं गलती से इस घर में आ गया हूँ, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। बूढ़ा कहने लगा, गलती से नहीं, मैंने तुम्हें भेजा था। मैंने तुम्हें गंध से पहचान लिया था कि तुम आ रहे हो। तुम्हारे जैसे नौजवान की ज़रूरत मुझे थी। वो शक्ति तुम्हारे पास में है और वो शक्ति मुझे लेना है। अगर वो शक्ति मेरे पास में आ जाती है तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल निरोग हो जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। हंसी में उसके साथ वो खूबसूरत महिला देती है जिसकी आंखें भी अब सुंदर से लाल लाल नजर आ रही थी। मैं उसको देख करके डर जाता हूँ। इतना जल्दी ये सब तमाशा मेरे सामने खड़ा हो गया था।
मैं तो सोच भी नहीं पाया था कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में किसी भूत प्रेत को इतना नज़दीक से देखूंगा। गुरुजी ने बताया था, मेरे माँ को भी मुझे ही बताया था कि तेरे आसपास में कोई भूत प्रेत बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तेरे अंदर में वो शक्ति है। हाँ, वही शक्ति मुझे इस जगह पर पहुंचा दिया था। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी मेरे अंदर जिसको मैं खुद ही नहीं जानता था? क्या था मेरे अंदर में छुपा हुआ? ऐसी कौन सी शक्ति मेरे अंदर वास कर रही थी जिसको मैं आज तक देख नहीं पाया था? मैं रोने लगा था, माफ़ी मांगने लगा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास में जितने पैसे वैसे हैं आप ले लीजिए। लेकिन बूढ़ा कहता है, मुझे पैसे के क्या मतलब, मैं तो शक्ति लेना चाहता हूँ जो तेरे अंदर में है। तू चिंता मत कर, मैं बहुत सारा खून तेरे अंदर से लूँगा नहीं, तुझे जिंदा भी तो रखना है। आगे भी तू तो हमारा काम में आ सकता है, तू हमारे काम में आ सकता है। और उसी पल मैं समझ गया कि शायद इस घर से मैं जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। जब मेरे शरीर में खून ही नहीं होगा, शरीर का खून ही सब पी जाएंगे, तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा? मैं डर जाता हूँ, ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। और उसी पल जो बूढ़ा आदमी था पलंग से उतर जाता है और उस औरत से बोलता है जो गहनों से लदी हुई थी, देखने में खूबसूरत थी, अरे मैं इसको छू नहीं सकता, लेकिन तू तो छू सकती है ना। इतना दिन से तुझे मैंने इस घर में रखा हुआ है, तुझे खिलाया पिलाया किस काम के लिए? तेरी हर बात को मैंने माना। अब तो मेरी मदद कर, अब तो मेरी मदद कर, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तू करते जा। पहले इसको बेहोश कर, पहले इसको होश में बिल्कुल गायब कर दे। और बूढ़ा चिल्ला रहा था और औरत मेरे पास में आती थी, रुक जाती थी, आती थी, रुक जाती थी। मैं एकदम होश में था उस वक्त तक। मुझे लगा कि अब मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। एक बार फिर उठता हूँ, दरवाजे की तरफ भागता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। और तब वो औरत मेरे पास में आ जाती है और कहती है, इनकी बात मान लो, इसी में तुम्हारा भलाई है, इनकी बात मान लो, इसी में तुम्हारा भलाई है, नहीं तो तुम खाम खाम मारी जाओगे। जो कह रहे हैं तुम सुन लो। लेकिन मैं सुनने वाले में से नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं दरवाज़ा तोड़ूं और बाहर निकल जाऊं। कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। और तब ऐसा लगता है कि मेरे सर पर किसी ने जोर से हथौड़ा मार दिया हो। मेरा जो सिर है ना, झंझना जाता है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अब फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ, चकरा करके ज़मीन पर गिरता हूँ और उसके बाद मैं उठ नहीं पाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना, वही खूबसूरत महिला मेरे बगल में लेटी हुई दिखाई दे रही थी। मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे फुसफुसाती आवाज़ में बोल रही थी, उठो भी, उठो भी, वो दूर गया हुआ है। अगर वो लौट आएगा फिर तुम इस घर से निकल नहीं पाओगे। ये तुम्हारे साथ हर रोज ऐसा करेगा, कतरा कतरा तुम्हारे शरीर से खून पिएगा। अब तुम्हें जिंदा रखेगा, लेकिन यहाँ से जाने भी नहीं देगा। जैसे ही मैं होश में आता हूँ और उस खूबसूरत महिला की बात को सुनता हूँ, मैं एकदम और चीखने के मूड में हो जाता हूँ, चिल्लाता हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। औरत कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना, वो आसपास में ही होगा, वो तुम्हारी आवाज़ को सुन लेगा, और इसलिए मैं तुम्हारी आवाज़ को बंद कर रखा है। भलाई इसी में है कि जो मैं चाहती हूँ वैसा ही करो, अब फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। वो शक्ति मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं खून पीने वालों में से नहीं हूँ। मैं किसी इंसान का खून नहीं पीती हूँ। जिस तरह से उसने पी कर तुम्हारा खून गया है, और वो हर रात तुम्हारे साथ में ऐसा ही करेगा। तुम इस जगह से कभी जिंदा बाहर निकल नहीं पाओगे। वो तुम्हें इसी जगह पर रखेगा, तुम्हें तड़पाएगा, तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून को पिएगा, और वो सारी ताकत तुम्हारे शरीर से वो खुद ले लेगा। ऐसा कौन सा ताकत मेरे अंदर में थी, ऐसा कौन सी शक्ति थी, मैं तो खुद ही नहीं जानता था। और तब मैं कहने लगा कि आप मेरी मदद कीजिए ना, आप मेरी मदद कीजिए ना। ये आवाज़ कैसे मेरे गले से निकल रही थी, मैं खुद हैरान था। फुसफुसाते हुए आवाज़, जिस तरह से वो औरत बोल रही थी, उसी तरह से मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी। और जबकि मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो आवाज़ जैसे गले में घोटती जा रही थी, धीमी धीमी आवाज़ निकल रही थी। वो मेरी बात सुन करके मुस्कुराई और कहने लगी, इसलिए तो मैं तुम्हें होश में लाई हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
लेकिन मेरा भी एक शर्त है। वो शक्ति मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं खून पी करके शक्ति लेना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो शक्ति मुझे भी मिले, लेकिन मैं खून नहीं पीऊंगी। अब एक ही रास्ता है, मेरे साथ में रात बिताओ। जैसा मैं जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। अब फिर देखना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अभी भी कुछ ज़्यादा वक्त बीता नहीं है। मैं तुम्हें सही सलामत इस घर से निकाल दूंगी। अगर वो आ गया फिर समझ लो आज रात हमेशा के लिए तुम इसी घर में कैद होके रह जाओगे। चाहे तुम कितना भी कोशिश करो, मैं भी कितना कोशिश करूं कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। वो तुम्हारा खून पी के गया है और वो बहुत ही खुश नजर आ रहा है। वो न जाने कहाँ गया है, कब आ जाएगा कोई पता नहीं है। हमें देर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें होश में ला रही हूं। अगर मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर है फिर देरी मत करो। तुम्हारे पास भी वक्त कम है और मेरे पास भी वक्त कम है। वो शक्ति का एहसास मैं भी करना चाहती हूँ जो तुम्हारे अंदर में है, लेकिन मैं किसी का खून नहीं पीती हूँ। उसकी जो लाल आंखें थी वो अब खत्म हो चुकी थी। जैसे मैंने उसको देखा था पहली नज़र में, वैसी नजर आ रही थी। एक आम स्त्री की तरह, एक आम लड़की की तरह, एक आम महिला की तरह। मैं अब उसको भी देख कर डर जाता हूँ। क्या करोगी आप मेरे साथ में, क्या करोगी? तब वो बोलती है प्यार करेंगे। प्यार से भी शक्ति पाई जा सकती है जो उसने खून पी के लिया है। हमें प्यार से भी शक्ति पा सकती हूँ। जब तुम तैयार होगे तब वो शक्ति मेरे पास में आ सकती है। घबराओ मत, ये शक्ति इतनी जल्दी से नष्ट होने वाली नहीं है जो तुम्हारे शरीर के अंदर में है। मैं ज़्यादा देर इस घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगी, लेकिन तुम अगर नहीं चाहोगे तो हमेशा की तरह यहाँ पर तुम फंस जाओगे। हमेशा इसी घर में पड़े रहोगे। तुम रोगे, चिल्लाओगे, इस घर से दूर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन इस घर से तुम बाहर निकल ही नहीं पाओगे। बाहर में कोई भी देखेगा यहाँ कोई ऐसा घर है ही नहीं। तुम्हारा साथी कोई भी तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, यहाँ कुछ नजर ही नहीं आएगा। अब बोलो भी, आप समय का बर्बाद मत करो। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था, एक ऐसी महिला के साथ में मुझे रात बिताने के लिए बोल रही थी, जबकि मेरी शादी होने जा रही थी। ऐसा गलत काम मैंने कभी किया नहीं था। अगर उस रात की मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। मुझे भी लगने लगा था कि मैं इस घर से कभी जिंदा निकल नहीं पाऊंगा। ये जो शक्ति मुझे गुरुजी ने बताया था कि भूत प्रेत से बचाएगी, आज भूत प्रेत के बीच में ये शक्ति ही मुझे फंसाती थी। अंदर मेरे क्या था ऐसी शक्ति, मेरे खून में ऐसी क्या चीज़ थी जो वो भूत, जो प्रेत था, जो बूढ़ा बन करके, कभी जवान बन के, कभी बीमार पड़ के मुझे दिखा था, वो खून पीना चाह रहा था और खून पिया भी था। और वो चाहता था कि मैं हर रात इसी जगह पर रहूं और वो मेरा खून पीता रहे, उसकी ताकत बढ़ती रहे। आखिरकार जब मेरी मौत हो जाए तब वो शक्ति उसके अंदर सारी की सारी पहुंच जाए, ऐसा ही चाहता था। ये लड़की कौन थी, ये औरत कौन थी, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन मैं उसको इंसान के रूप में देख रहा था। बिल्कुल इंसान की तरह मुझसे बातचीत कर रही थी, फुसफुसा करके। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं बिल्कुल पास में नहीं होता तो मैं सुन भी नहीं पाता। इतनी बारीक आवाज़ थी। वो मुझे पहले तो प्यार से मनाने की कोशिश किया। मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरी शादी होने वाली है, ऐसा गलत काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं पराई महिला को मैं छू भी नहीं सकता। लेकिन जब वो मुझे मजबूर करने लगी, मुझे डराने लगी, तब मैं समझ गया कि ये कह रही है शायद ऐसा ही होगा। मैं उसके झांसे में आ चुका था। करता क्या, मेरे पास में और कोई चारा नहीं था। आखिरकार रात जब उसके साथ बिताते हैं बड़ा खुश नजर आती है। उसको लगता है कि मेरे अंदर की जो शक्ति है उसके शरीर के अंदर अब पहुंच गई है। बड़ा खुश नजर आ रही थी। कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ही देर के बाद इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और रहा रास्ते के सवाल, मैं तुम्हें रास्ता भी बता दूंगी। तुम्हें बिल्कुल उसी रोड पर सीधे चलते चले जाना है। देखो रास्ते में और भी भूत प्रेत तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन अपनी गाड़ी को, अपनी ट्रक को बिल्कुल मत रोकना। रास्ता तुम्हें चाहे भटका हुआ नजर आए तब भी तुम
उसी रोड पर चलते जाना। लगेगा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन तुम उस रास्ते से बिल्कुल भी दाएं बाएं बिल्कुल मत मुड़ना। जो भी बीच का रास्ता है उसी रास्ते पर चलते जाना। इतना ही मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसके बाद वही औरत मुझे उस घर से बाहर निकालती है। जब हम बाहर आते हैं तो बिल्कुल अंधेरी कंधेरी रात, जैसे अभी कुछ ही टाइम हुआ हो इस घर में मुझे गए हुए, और वो घर अब अंधेरे में नजर आ रहा था। और लड़की कहती, जल्दी से अपने ट्रक के पास चलो, अब मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, अब फिर उसी रास्ते पर निकल जाना। वो लड़की ने मेरे साथ अब मदद किया था। मुझे ट्रक में बिठा करके मुझे रास्ता भी बताई कि तुम इस रोड से कहीं भी मुड़ना मत, नाक के सीध में चलते जाना। आगे चल के तुम्हें ऐसा भूल भुलैया जरूर नजर आएगा, बाएं भी रास्ता नजर आएगा, दाएं भी रास्ता नजर आएगा। वहाँ पर कई लोग तुम्हें नजर भी आएंगे, लेकिन कितना भी शोर करें, कितना भी चिल्लाएं कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, और अपने रास्ते को बदलना मत, ना ट्रक रोकना, नहीं तो फिर शायद इस जगह से तुम जिंदा घर लौट नहीं पाओगे। जो मैं तुम्हें समझाना था मैं तुम्हें समझा दिया। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा था। अभी तक उस्ताद बेहोशी की नींद सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे। मैं तो बिल्कुल उनको जगाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था भूत प्रेत से बहुत डरते थे। अगर वो भूत प्रेत को देख लेते तो उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता था। वो बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान बने हुए थे। दारू पीने के बाद में जरूर सेहत बन जाते थे। मुझे लगा कि नहीं, इनको उठाना ठीक नहीं है। जिस तरह से वो लड़की ने रास्ता बताया है, मुझे उसी रास्ते पर निकलते जाना है। और आखिरकार जैसे उसने बताया था वैसे ही मुझे बाएं रोड भी दिखाई दे रहा है, दाएं भी रोड भी दिखाई दे रहा है। भूल भुलैया शुरू हो चुका था और वहाँ पर कुछ औरत, कुछ मर्द, कुछ और भी जो बुजुर्ग टाइप के इंसान थे वो नजर आते हैं, हाथ देते हैं, रोको रोको, हमें आगे ले चलो, हमें आगे ले चलो। जब मैं रोकता ना हूँ तब वो दौड़ते हुए आते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, आगे रास्ता बंद है। मैं समझ गया था जो मैं रास्ते पर चल रहा हूँ वही रास्ता मुझे मंजिल तक पहुँचाएगा। कुछ देर तक हमारा जरूर पीछा करते हैं और जब उनको लग जाता है कि मैं रोक नहीं पाऊंगा, तब वो रुक जाते हैं। आखिरकार वो भूतहा जगह समाप्त हो जाता है और मैं सही जगह पर पहुंच जाता हूँ। आगे अब पूरा सही रास्ता था। अब आगे कोई भी भूत प्रेत मुझे नजर नहीं आते और तब मैं चैन का सांस लेता हूँ। अब सारी रात चलने के बाद मैं सुबह के टाइम गोदाम में पहुँच जाता हूँ। लेकिन गोदाम पहुँचने से पहले मैं एक ढाबे पर रुकता हूँ। उस्ताद जी को जगाता हूँ, उठते हैं आँख मल करते हुए। कहते हैं, अरे सुबह हो गई, तू जगाए नहीं है मुझे, अकेले ट्रक चलाता रहा। तब मैं कहता हूँ कि भूतों का इलाका था ना उस्ताद जी, भूतों का इलाका था ना मोहन भाई साहब, इसलिए मैं नहीं जगाया। तब वो हंसने लगते हैं, कहते हैं वाकई मजाक कर रहा ना। तब मैं कहता हूँ हाँ, मैं मजाक ही तो कर रहा था। आखिरकार हम सही सलामत घर लौट के आ गए थे। इसके बाद मैं मोहन भाई साहब के साथ कभी भी ट्रक चलाने का सोचा भी नहीं था। इसके बाद मैं मोहन भाई साहब का ट्रक को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैं दूसरी ट्रक पर काम करने लगा। मोहन भाई साहब बहुत मेरे साथ में आकर रिक्वेस्ट करते थे, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तेरे साथ मैंने बहुत काम किया है, मैंने तुझे ड्राइवर बनाया और तू मुझे धोखा दे रहा। तब मैं कहने लगा कि नहीं भाई साहब, आप दारू के नशे में हो रहते हो और आप डरते भी हो, मैं आपके साथ सफ़र नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद मैं कभी भी मोहन भाई साहब के ट्रक पर जाता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आवाज़ जो मुझे कानों में गूंजा करती थी अब वो बंद हो चुकी है। वो आवाज़ मुझे अब सुनाई नहीं देती थी। क्या मेरे साथ में ऐसा क्या हो गया? जरूर उस रात की घटना के बाद ऐसा हुआ था। मुझे यकीन होने लगा। क्या जो औरत थी वो भूत प्रेत नहीं थी, इंसान थी? नहीं, इंसान तो हो ही नहीं सकती। इंसान की आंखें लाल नहीं होती, लेकिन उसका शरीर किसी स्त्री की तरह था, किसी लेडीज की तरह था। मैंने महसूस किया था। लेकिन जो वो बूढ़ा व्यक्ति था जो एक बार मुझे मरियल सा नौजवान लगा था, वो जरूर कोई भूत प्रेत था। उसको मेरी ताकत चाहिए था, ताकत मेरे खून में था और वो चाहता था कि सारे शरीर का मेरा खून
पी करके मुझे ख़त्म कर दे। लेकिन एक बार में नहीं, वो धीरे धीरे करके मेरे शरीर को, खून को पीना चाहता था। और वो लड़की अगर उस रात मेरी मदद नहीं करती तो शायद उस भूतिया जगह से मैं कभी बच करके निकल भी नहीं सकता था, और ना मोहन भाई साहब। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विजय कुमार जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना का ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।